नमस्ते एंड वेलकम टू कोवी एडवाइस, एक पहल अनामे हेल्थ अवेयरनेस की ओर से। आई एम योर होस्ट आलिक। कोवी एडवाइस के इस स्पेशल एपिसोड में आज हम जानेंगे वेंटिलेटर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर के जाने माने एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनंत सिंह राजपूत सर। सर, वेलकम टू कोवी एडवाइस। नमस्कार। थैंक यू सो नमस्कार मच आलेख। जी। सर, तो पहला सवाल ये है कि वेंटिलेटर क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन है जो ब्रीदिंग में पेशेंट को मदद करता है। रादर पेशेंट का ब्रीदिंग का काम मशीन करती है। ये उसका मेजर उपयोग है। इस मशीन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो ब्रीदिंग पैटर्न को अलग अलग तरीके से डिलीवर करते हैं। जैसे सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से, क्या आपको इंस्पिरेटरी टाइम लंबा रखना है या एक्सपिरेटरी टाइम लंबा रखना है, या फिर आपको ज्यादा ऑक्सीजन देना है या कम ऑक्सीजन देना है, या प्रेशर आपको अलग अलग तरीके के प्रेशर, अलग अलग पैटर्न, उसमें ब्रेथ डिलीवरी का मेथड्स उसमें डिटरमाइन होती है इस वेंटिलेटर मशीन में। जी बेसिकली सर। ऐसी चीज है, सिर्फ सांस देने का काम करती है। अच्छा, जी जी। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि वेंटिलेटर से जो लोगों को बहुत डर है और एक भ्रांति है कि अगर इस पे कोई पेशेंट है तो वो वापस नहीं आ पाता, रिवाइव नहीं हो पाता, ऐसे जो डर और मिथ्स लोगों ने फैला रखे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे। इसमें यही बात समझना बहुत जरूरी है कि वेंटिलेटर का यूज क्या है। वेंटिलेटर का यूज यही है कि वो सांस देने की मशीन है और सांस के साथ ही जीवन है। तो अगर हमको पेशेंट को जीवित रखना है किसी परिस्थिति में, तो उसको सांस देना अच्छे से बहुत आवश्यक है। तो इसके जो अलग अलग उपयोग हैं, जैसे हेड इंजरी का पेशेंट जिसका ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाता है, या हार्ट सर्जरी, या बड़ी कोई ऐसा मेजर सर्जरी जिसके बाद पेशेंट के ब्रीदिंग में तकलीफ आ सकती है, उन कंडीशंस में जब ये मशीन का उपयोग किया जाता है तो पेशेंट को एक प्रॉपर ब्रीदिंग मिलता है। ठीक है। बट पेशेंट का सर्वाइवल सिर्फ इस मशीन पे डिपेंड नहीं करता। पेशेंट का अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो कितना है, ब्रेन में प्रॉब्लम है तो वो कितना है, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, तो ये सब चीजें उसके सर्वाइवल में काउंट करती है। और जी अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो सिर्फ वेंटिलेटर पेशेंट को जिंदा नहीं रख पाएगा। वेंटिलेटर अपना काम करेगा, बट बाकी जो चीजें हैं वो भी एक सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे तो ही पेशेंट सक्सेसफुली बाहर आएगा। ये बात जानना आवश्यक है कि रिवर्सिबल बीमारियां, जो रिवर्सिबल कंडीशंस है, जैसे स्नेक बाइट हो गया, एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेजर सर्जरीज, या निमोनिया जिसका रिवर्सल होने के बाद पेशेंट ठीक हो सकता है, इन कंडीशंस में जब वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है तो उसका आउटकम ऑलमोस्ट नियर 100% होता है। ठीक है। जी सो जी सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में उनको कोई दिक्कत आने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। जैसे मुंह की सर्जरी, बड़ा कोई ऑपरेशन चेहरे पे किया जाए, तो पेशेंट को रिलैक्स रखने के लिए ओवरनाइट वेंटिलेटर पे रखा जाता है। या मेजर ब्लड लॉस हो जाए तो ओवरनाइट वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो नेक्स्ट डे जब उसको होश में लाया जाएगा तो वो पेशेंट सुव्यवस्थित बाहर आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जी अगर उसके जी अदर ऑप्शन दिक्कत है तभी वो सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगा। जी। सर, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड की फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव, और अब कुछ लोगों का कहना है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। सो कोविड से के पेशेंट्स को वेंटिलेटर की कब जरूरत पड़ती है, क्या स्टेज पे जाकर पड़ती है, अगर आप इसके बारे में बताएं। जैसा कि अभी यू हैव बीन कंडक्टिंग कोविड टॉक्स, आप काफी दिन से ये कंडक्ट कर रहे हो, जी तो जी आपको जी मालूम पड़ गया होगा कि देयर आर थ्री फेजेस इन कोविड। जी One is a early viral replication phase where various drugs like remdesivir and other antiviral drugs can be used, plasma therapy वगैरह जो भी, वो अर्ली फेज में यूज किया जा सकता है। एक अर्ली पल्मोनरी फेज होती है और एक थर्ड लेट पल्मोनरी फेज होती है। इन दोनों परिस्थितियों में, जो कि लगभग 10 दिन के बाद डेवलप होती है, वेंटिलेटर की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। इसमें पेशेंट जो सर्वाइवल होता है, ये पेशेंट की जो ब्रीदिंग की डिफिकल्टी होती है उसको कम करने में वेंटिलेटर मदद करता है डेफिनेटली। और उसके आधार पे कई पेशेंट सर्वाइव होते हैं जो इसमें से बाहर आ जाते हैं।
इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी कितनी बढ़ी हुई है, उसके अदर ऑर्गन फंक्शंस कितने अफेक्टेड हैं, उनके बॉडी में कोगुलेशन जैसे जो क्लॉटिंग का मेन प्रॉब्लम अभी आ रहा है कोविड में, वो डी चीज। डाइमर की भी बड़ी बातें हैं। हाँ, डी डाइमर जो जी, होता है वो कितना जी। अधिक रोल प्ले कर रहा है, तो बाकी फैक्टर्स को देखते हुए इसमें को हमको देखना चाहिए डेफिनेटली। सबसे इम्पोर्टेंट मशीन इस समय जो उभर के आई है वो वेंटिलेटर है, जिसने लाइफ में बहुत डिफरेंस किया है पेशेंट्स के, और बहुत सारे पेशेंट्स इसकी वजह से ठीक हुए हैं। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप अगर लोगों को बता पाएँ कि वेंटिलेटर के प्रकार क्या हैं? क्योंकि अभी बीच में मिस इन्फॉर्मेशन थी कि लोग अम्बू बैग को भी वेंटिलेटर समझ रहे थे और या तो एक वेंटिलेटर से 4-4 जगह दे रहे थे छोटे इलाकों में, जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप बता पाएँ और दूसरी चीज़ कि एक अपने पेशेंट्स जो आपने इतने ट्रीट किए हैं, उनका एक सक्सेस स्टोरी बता पाएँ कि ये फेलियर में गए थे और वेंटिलेटर यूज़ किया और इसके कारण रिवाइव हो पाए? तो लोग डरे ना, अगर उनका डॉक्टर एडवाइस करता है उन्हें तो वो बिल्कुल हाँ कहें उसके लिए और कोऑपरेट करें डॉक्टर के साथ। जी, इसमें से कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कोर्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान। ऑब्वियसली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं वो 5 से 7 दिन में तुरंत डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड जी, पेशेंट्स होते हैं उनको 15 दिन भी लग सकता है। और ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पास जो रहे हैं जो वेंटिलेटर पे 2-2 महीना रह के फिर ठीक हुए हैं, जिनको इंटरमिटेंट वेंटिलेशन और होम बेस्ड बाइपैप थेरेपी भी लगाना पड़ा है। सो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। उसमें से कुछ एक पेशेंट्स जिनका परमिशन लेके मैं नाम ले सकता हूँ, वो है मिस्टर तनिष्क, मिस्टर साहू। तो ये लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर आए हैं, और उनका जो पॉजिटिव आउटकम है, वो काफ़ी एनकरेजिंग रहा है बाकी पेशेंट्स के लिए भी। एज़ फार एज़ टाइप्स वेंटिलेटर के कंसर्न है, मैं एकदम कोविड सिनेरियो के हिसाब से बताना चाहूँगा। जी, 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 तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स हम बोल सकते हैं। वन इज़ अप्लाइड थ्रू मास्क, ठीक है? मास्क के द्वारा अप्लाई जी, किया जाता है जी, पेशेंट को, और जी, एक होता है जो नली द्वारा लगाया जाता है, आइदर यहाँ से गली में छेद करके नली या मुँह से डाल के नली। तो दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है? ये मेजर 2 ग्रुप्स हो गए, एनआईवी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, और दूसरा ग्रुप हो गया जो इन्वेसिव वेंटिलेटर नली द्वारा लगाया गया। जी, इसके जी, दोनों के आउटकम में कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहा है, आप चाहे एनआईवी इस्तेमाल कीजिए या इन्वेसिव इस्तेमाल कीजिए। हाँ, जहाँ इन्वेसिव की मजबूरी हो जाती है, वो परिस्थिति मतलब बहुत खराब हो जाने की वजह से वो पेशेंट्स को इन्वेसिव वेंटिलेटर पे लेने की परिस्थिति आती है। सो प्राइमरीली उनका जो आउटकम पुअर हो रहा है, वो इस वजह से कि उनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, और या बहुत सीरियस हो चुकी है, सीरियस सीरियस रूप ले चुकी है, या इरिवर्सिबल फेज में जो लंग प्रोसेस में एकदम हार्ड हो जाता है, जिसको वेंटिलेटर द्वारा भी आप इन्फ्लेट नहीं कर सकते हैं, और ऐसी कोशिश में वो लंग रप्चर हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में पेशेंट का सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज बाकी सब पेशेंट्स नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर द्वारा अ, काफी सुविधाजनक परिस्थिति से ठीक होने के रेट्स काफी अच्छे रहे हैं, ऑलमोस्ट टू जी, द ट्यून ऑफ 20% प्लस। मैं बोलूंगा जो जी, नॉन इन्वेसिव मैनेज हुए हैं वो लोग ठीक हुए हैं अप टू जी, 70%। जी। सर एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ नहीं पाया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे विलेजेस हैं, इनमें वेंटिलेटर पे पेशेंट रहता है और उससे शिफ्टिंग की बात आती है कि वहाँ के डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप दूसरी जगह शिफ्ट करिए। तो एक पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि डॉक्टर तो एडवाइस ही कर सकता है, डिसीजन तो फैमिली मेंबर्स लेते हैं, तो वो ले नहीं पाते कि अगर हम शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना उसमें ना बिगड़ जाए पेशेंट, या वेंटिलेटर के साथ भी शिफ्ट करना पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके बारे में अगर आप ब्रीफली कुछ बता पाएँ कि इसमें लोग दो पार्ट, डिफरेंस ले रहे हैं। जी, डेफिनेटली इसमें 2 पार्ट्स छुपे हुए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन में भी एक पार्ट था कि क्या अम्बू बैग को दबाने वाली मशीन से वेंटिलेटर बनाया जा सकता है, या एक वेंटिलेटर से 10 पेशेंट को क्यों नहीं कनेक्ट किया जा सकता जब वो सांस जी, देने की ही मशीन है। ये बहुत हाईली डेवलप्ड इवॉल्व्ड साइंस है। वेंटिलेटर की सेटिंग समझना, उसका ट्रबल शूटिंग समझना, उसके ग्राफ्स को समझना, उसके बावजूद बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और
इस वजह से हर जगह ऐसे कहना है, इसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज होना चाहिए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बात रही सिर्फ वेंटिलेटर की। जी वेंटिलेटर एक पार्ट हो गया। मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत सारे एस्पेक्ट अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जनरली वो सीरियस पेशेंट है। सो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अ सीरियस पेशेंट जो क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट का काम होता है, वो हर किसी डॉक्टर द्वारा नहीं किया जा सकता। इस वजह से गांव-गांव में ये वेंटिलेटर लगाया नहीं जा सकता। तो वेंटिलेटर को हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा सकता है, एक जगह से पेशेंट को दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट इज नॉट पॉसिबल एट एवरी प्लेस, लाइक अ रूरल हॉस्पिटल और अ जनरल हॉस्पिटल, जहां ये एक्सपर्टाइज डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस जो इन वेंटिलेटर पेशेंट्स की केयर करना जानती हैं, जो अटेंडेंट्स इन वेंटिलेटर पेशेंट्स की केयर करना जानते हैं, उनको पोजीशन देना, बेड सोर प्रिवेंशन, उनके लंग फिजियोथेरेपी देना, ये सारी चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। सो इट इज नॉट जस्ट द मशीन, इट इज द पीपल अराउंड द मशीन्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द केयर प्रोविजन बाय दिस वेंटिलेटर। जी थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बिजी वक्त अपना निकाला और हमारे कोविड एडवाइस पर आए। आप एक कोविड वॉरियर हैं और हम लोग बहुत प्राउड हैं कि हम आपको इंटरव्यू कर पाए और आप इतने थैंक यू, लोगों की लोग थैंक हेल्प यू कर सो रहे हैं, तो मच। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। आप लोगों को भी बहुत बधाई, बिकॉज पब्लिक अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं एक लास्ट छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जी अर्ली इंटरवेंशन इन कोविड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल स्टेप which should be taken by everybody। आपको जल्दी मदद लेनी है, सही जगह से मदद लेनी है। अपने सिम्टम्स को छुपाइए मत, डॉक्टर की सलाह जल्दी से जल्दी। जी थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग कोविड। थैंक लॉट। थैंक यू।